ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी, आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और ये रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्च से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकाते हुए यरूशलेम को धुआं धुआं कर दिया। देखिए जरा। इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं और उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षा कर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीविम इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे, जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM, डेल, HP, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी ICT और AI कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। IRGC ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा भाई? ईरान की इन धमकियों के बीच अगर ट्रंप युद्ध को नए लेवल पर सोचेंगे ले जाने का, तो उनके सामने एक और चुनौती है।
और वो है रूस और चीन की चुनौती, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। रूस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि यह युद्ध ईरान और उसके पड़ोसी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उकसा सकता है। रूस का आरोप है कि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिका तेल की वजह से कंट्रोल चाहता है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ रूस का मिलिट्री और टेक्निकल सहयोग है। रूस कुछ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी ईरान को देता है, लेकिन रूस इस आरोप को नहीं मानेगा कि हम ईरान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस कहां पर हैं। युद्ध के बीच ईरान ने चीन के 3 ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया, जिसके बाद चीन ने ईरान को थैंक यू कहा है। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में तुरंत युद्ध कम करने की अपील की है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए ताकि दुनिया में तेल गैस का संकट खड़ा ना हो। उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार चीन के दौरे पर हैं। आज बीजिंग में वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में अपडेट दिया है। इशाक डार के इस दौरे से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान के साथ साथ पर्दे के पीछे चीन भी मध्यस्थता में लगा हुआ है। तो यह मामला रोज रोज जो है ना वो नई करवटें लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज उठते हैं, उनका तार हिला रहता है, फिर वो कुछ नया करते हैं, फिर तार जोड़ा जाता है, फिर कुछ नया करते हैं, फिर हिल जाता है, फिर कुछ करते हैं, फिर जोड़ते हैं तो कुछ और करते हैं। लेकिन फिलहाल तो यह युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा। पाठशाला में फिलहाल अगला चैप्टर, ईरान युद्ध के बीच राजनीति में क्या गजब घमासान मचा। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने कौन सा बड़ा अटैक किया, उधर ममता के लेटर से क्या बवाल हुआ। पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों का ट्रांसफर और अब बंगाल चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि हंगामा और बढ़ गया। मार्केट में 51 लाख करोड़ डूबे, लेकिन सोना इतना ज्यादा रिकॉर्ड क्यों गिर रहा है और क्या क्या भूचाल आने वाला है, अब इसका चैप्टर। ईरान युद्ध से आए संकट के बीच भारत में 5 राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं और इसे लेकर भी गजब का घमासान मचा है। सबसे ज्यादा खलबली तो बंगाल में मची है, क्योंकि कल बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची थी। ममता बनर्जी पर चुनाव को हाईजैक करने का आरोप लगा रही है। आज ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर बीजेपी पर वोटर लिस्ट हाईजैक करने का आरोप लगा दिया। यानी अब बंगाल में पूरा मामला ही चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट और इसी से जुड़े मुद्दों पर फोकस होता जा रहा है। पहले एसआईआर, फिर अधिकारियों के ट्रांसफर पर हंगामा और अब वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। इसके बारे में आपको बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि ईरान युद्ध से आए चैलेंज के बीच जो राजनीति हो रही है उसमें पीएम मोदी ने आज कांग्रेस को लेकर क्या कह दिया। साथ ही ये गोल्ड के रेट ऐतिहासिक तौर पर क्यों गिरते जा रहे हैं, क्या ये गोल्ड रुकेगा या नहीं उसका गिरना। साथ ही ईरान युद्ध के बीच मचे राजनीतिक घमासान में बंगाल से लेकर दूसरे इलाकों में क्या बवाल मचा है, देश की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सबके बारे में बताऊं उससे पहले एक झलक देखिए। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। আলাদা করে সিইওর অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে। जितना भी आरोप लगाने है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आज नैतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। सबसे पहले बात बंगाल में मचे नए बवाल की, इसकी वजह भी आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि कैसे इस बवाल की वजह से आज कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां फॉर्म 6 को लेकर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ना पड़ा। इस पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता भड़के हुए हैं। उन्होंने पुलिस पर टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। देखिए क्या हुआ और सुनिए क्या हुआ। पुलिस यहाँ टीएमसी का होकर के काम कर रही है। पुलिस यहाँ अपना
ड्यूटी छोड़ करके बेल में रुकी हुई है। किसके आधार पे? जब यहाँ ऐसा हो रहा, माहौल तैयार है, माहौल हो चुका है, तो आप बेल में क्या कर रही है? पुलिस से पूछिए, दलाल पुलिस से। कुछ नहीं, सिर्फ बीजेपी को रोकना चाहती है और टीएमसी को छूट दे रही है मारने के लिए। ईटा पत्थर डंडा लेकर उधर से मारा जा रहा है। इस झड़प की शुरुआत टीएमसी की तरफ से जारी उस वीडियो की वजह से हुई जिसमें एक शख्स अपने हाथों में बड़ी संख्या में फॉर्म ले जाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी इस वीडियो को शेयर करते हुए आरोप लगा रही थी कि वीडियो में दिख रहा शख्स बीजेपी का एजेंट है और वो हजारों की संख्या में फॉर्म 6 जमा कराने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा। खुद ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए यही आरोप लगाया। एक बार अभिषेक बनर्जी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कहानी है क्या। কালীন কিছু ইনফরমেশন আমার কাছে আসে যে কিছু ফর্ম 6 আলাদা করে সিইওর অফিসে জমা দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের কিছু শুভানুধ্যায়ী তো রয়েছে যারা বাংলাকে ভালোবাসে, এখানেই কাজ করে, তারা ভিডিও করে ছবি তুলে আমাকে পাঠায়। আমি টুইটও করেছি। जिस फॉर्म 6 का जिक्र अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं उसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने के लिए होता है। फॉर्म 6 को लेकर एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर हंगामा किया, तो ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में फॉर्म 6 को बड़ा मुद्दा बना दिया और इसको लेकर ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बाकायदा चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बड़ी साजिश होने का आरोप लगाया और इस पर गहरी चिंता जताई। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बंगाल के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में हजारों फर्जी फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बाहरी लोगों को बंगाल की वोटर लिस्ट में शामिल किया जा सके। आगे ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ये वोटर हाईजैक करने की कोशिश है, वहीं गंदा खेल है जो बीजेपी ने महाराष्ट्र और दिल्ली में कामयाबी के साथ खेला। ममता बनर्जी ने यह भी लिखा कि यह न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है। बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस पर सीधा हमला है। उन्होंने चिट्ठी में मांग की है कि चुनाव आयोग पक्का करे कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद कोई नकली वोटर न जोड़ा जाए। फॉर्म 6 को लेकर ममता बनर्जी ने गजब बवाल कर रखा है, लेकिन बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि टीएमसी के इशारे पर उनकी तरफ से दिए गए फॉर्म 7 की यह सुनवाई नहीं हो रही। मतलब चुनाव आयोग जो है वो शटल कॉक बन गया है, इधर से ममता बनर्जी मारती हैं, उधर से बीजेपी मारती है। ढल गया दिन ठक, हो गई रात ठक। फॉर्म 7 वोटर लिस्ट में किसी गलत नाम पर आपत्ति दर्ज करने और हटवाने के लिए होता है। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य को सुनिए, वो अलग नाराज चल रहे हैं। जितना भी यानी आरोप लगाना है लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चले, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो फॉर्म 7 दाखिल किया है उसको सुनवाई होना चाहिए। बिना एसआईआर का चुनाव नहीं होगा। नो एसआईआर नो वोट। कभी फॉर्म 6, कभी फॉर्म 7, कभी कुछ और। बंगाल में इन सब को लेकर बवाल तब से हो रहा है जब से एसआईआर हुआ। ममता बनर्जी इससे क्यों परेशान है, इसे एसआईआर के आंकड़ों से समझा जा सकता है। देखिए, अगर आप देखिएगा बंगाल में क्या हुआ था और अभी की स्थिति क्या है, उसको आप आंकड़ों से समझिए। देखिए 2021 का चुनाव, 2021, टीएमसी की जीत का मार्जिन आप देखिए, वो कितना था। टीएमसी की जीत का मार्जिन 2021 में वो था करीब 60 लाख वोट, 60 लाख वोट। इतने के अंतर से ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी। और एसआईआर में नाम कटे, एसआईआर में जो नाम कटे हैं इस बार, उसकी संख्या कितनी बताई जा रही है, वो है करीब 75.5 लाख। अब अगर जीत और हार का मार्जिन 60 लाख वोट था और 75 लाख से ज्यादा नाम कट गए हैं, तो क्या ये सीधे सीधे टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये सवाल उठ रहा है। हालांकि ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि एसआईआर में वोट ममता बनर्जी के कटे हैं या बीजेपी के, या दोनों के, या किसी और पार्टी के। लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त ममता बनर्जी ही नजर आ रही है। इस सब के बीच पिछले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को हरा चुके शुवेंदु अधिकारी चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। इस बार शुवेंदु अधिकारी ममता के गढ़ भवानीपुर में उन्हें चुनौती दे रहे हैं। आज महावीर जयंती के मौके पर शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर के जैन मंदिर पहुंचे। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी के इशारे पर बंगाल में अधिकारियों के ट्रांसफर का आरोप लगा रही हैं,
उधर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बीजेपी के कैंडिडेट्स की जासूसी करवाने का आरोप लगा दिया। सुनिए एक बार। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है, लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया। ये सब बंद करना चाहिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पूरा के पूरा पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है। बंगाल चुनाव के बीच आज ममता बनर्जी को बीजेपी ने एक और झटका दिया। टेनिस के लेजेंड लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिएंडर पेस को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले लिएंडर पेस ने साल 2021 में टीएमसी की सदस्यता ली थी। उन्होंने 2022 के गोवा चुनाव में टीएमसी के लिए प्रचार भी किया था। हालांकि उन्होंने खुद कोई चुनाव नहीं लड़ा था। आज बीजेपी में शामिल होने के बाद लिएंडर पेस ने बंगाल से अपना कनेक्शन बताया। कहा कि उनका जन्म तो बंगाल में हुआ है और उनकी मां का भी बंगाल से रिश्ता रहा। लिएंडर पेस जब टीएमसी से जुड़े थे तब पार्टी ने उन्हें ग्लोबल बंगाली के रूप में पेश किया था। ऐसे में बंगाल चुनाव से ठीक पहले लिएंडर पेस को अपने पाले में लाकर बीजेपी यह मैसेज दे रही है कि ममता बनर्जी के अपने सितारे भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। लिएंडर पेस बंगाल में चुनाव लड़ेंगे या नहीं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी से जुड़ते ही उन्होंने अपना एजेंडा साफ कर दिया और कहा कि उन्हें अब पीएम मोदी के विजन की मदद से युवाओं के लिए काम करने का मौका मिलेगा। मोदी जी ने देश के लिए इतना अच्छा इकोनॉमी बनाया कि आजकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है दुनिया में, जहां रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जहां गाजा और इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, अमेरिका से वॉर चला रहे, इंडिया में बहुत बड़ा मौका है कि हम एक सुपर पावर बने। मोदी जी का लीडरशिप से, मोदी जी का विजन से